हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 11 के लिए मॉडल ऑफ एन एटम की बात करने वाले हैं कि कैसे अर्लियर मॉडल्स पुट फॉरवर्डेड किए थे, किसके लिए, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए। ठीक है ना, कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। बच्चे इससे पहले हमने बात करी है कि कैथोड रे एनोड रे की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी अभी नहीं हुई थी, उससे पहले ही साइंटिस्ट ने अपने अपने मॉडल प्रपोज करना शुरू कर दिया कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन किसी भी एटम के अंदर सिचुएटेड होते हैं। उसके केस में सबसे जो पहला मॉडल था दैट वाज गिवन बाय जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। 9th क्लास में पढ़ा है, थोड़ा सा ब्रीफ में ही पढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि जो एटम होता है वो स्फेरिकल होता है और इसमें क्या होते हैं, जिसे अगर मैं बात करूं वाटरमेलन से उन्होंने कंपैरिजन कर दी थी। उन्होंने कहा कि ये जो हमारा थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम है, ये कहता है कि हमारा जो एटम है वो वाटरमेलन की तरह होता है, वाटरमेलन। और वाटरमेलन का जो रेड एडिबल पार्ट होता है, एडिबल पार्ट, एक्चुअली में दीज आर प्रोटॉन्स। ये क्या होते हैं, प्रोटॉन्स। एंड जो सीड्स होते हैं ये क्या होते हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। तो उन्होंने कहा कि जो सीड्स हैं दे आर लाइक इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन द रेड एडिबल पोर्शन दैट इज इन प्रोटॉन्स। मीन्स प्रोटॉन्स में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। ये सिंपल सा मॉडल किसने दिया था, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। और उन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव पार्ट है और नेगेटिव पार्ट है एग्जैक्टली इक्वल थे, दैट इज वाई ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। ठीक है ना, कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाते हैं। बट बच्चे इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा गया, रेजिन मॉडल भी कहा गया। ऐसे भी कह दिया कि केक में या पुडिंग में जैसे रेजिन्स होते हैं, है ना, रेजिन स्कैटर होते हैं, बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इसके अंदर स्कैटर होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव पार्ट के अंदर। तो बहुत सिंपल सा मॉडल था, कुछ खास देखा जाए जब तक कोई और मॉडल नहीं आया था तो ये इंपॉर्टेंट था। लेकिन जैसे ही रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया, दैट इज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसके बाद इस मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये इट डज नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, कि एटम कैसे स्टेबल होगा, एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसलिए क्या हो गया, फेलियर ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो बहुत कुछ खास है नहीं बताने के लिए। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। ये इंपॉर्टेंट मॉडल था और अगर हम बात करें काफ़ी कुछ रदरफोर्ड ने हमें बताया। तो बच्चों जो सेकेंड मॉडल आया था that was Rutherford model of an atom which leads to the discovery of the nucleus। मीन्स अगर हम बात करें डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसने करी थी, रदरफोर्ड ने करी थी। उनके लिए उन्होंने क्या लिया, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स लिए। और ये जो अल्फा पार्टिकल्स थे दे हैव चार्ज +2 और एक्चुअली में ये हीलियम न्यूक्लियस जैसे थे, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4 होता है। मीन्स इसमें 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दूं तो इसमें बचे क्या, 2 प्रोटॉन्स, मीन्स मास ऑफ प्रोटॉन। और इसीलिए इसको क्या बोला, दैट इज हैविंग चार्ज 2, दीज आर हीलियम पार्टिकल्स, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स। और इन फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स को बच्चे उन्होंने क्या किया, यहाँ पर देखिए मैंने एक ब्लॉक लिया हुआ है विच इज़ मेड अप ऑफ लेड, और यहाँ पर इस लेड में क्या रखा हुआ है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा हुआ है विच इज़ रेडियम। एंड दिस इज द सोर्स ऑफ दीज अल्फा रेडिएशंस। अल्फा रेज का सोर्स था रेडियम। क्यों? क्योंकि ये ऑटोमेटिकली अल्फा रेज को क्या करता है, एमिट करता है। यहाँ पर हमने एक स्लिट लगाई है, वो किस लिए, ताकि यहाँ से निकलने वाली बिल्कुल थोड़ी रेडिएशन, 1 या 2 पर्टिकुलर रेडिएशन ही यहाँ से जाकर स्ट्राइक करें। देखिए यहाँ पर आपको दिख रही होगी, यहाँ पर एक सर्कुलर ZNS की स्क्रीन मैंने बनाई हुई है। और ये जो सर्कुलर ZNS स्क्रीन इसलिए ली गई बच्चे, क्योंकि अगर ये रेडिएशन, यहाँ पर एक गोल्ड फॉयल ली गई है, दिस इज़ वेरी 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 थिन गोल्ड फॉयल, ठीक है, जिसमें से क्या कर सकते हैं, अल्फा रेडिएशन आसानी से पार हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखा क्या गया, ZNS स्क्रीन लेने का क्या रीज़न था, क्योंकि जो भी पार्टिकल्स यहाँ पे स्ट्राइक करते, वैसे तो हमें पता नहीं लगता, लेकिन क्योंकि ZNS हमने पहले भी बात करी है, दिस इज़ अ फ्लोरोसेंट मटेरियल, फोस्फोरेसेंट मटेरियल, जिसमें कि सिंटिलेशन प्रोड्यूस होती है, चमक प्रोड्यूस होती हैं। जैसे ही रेडिएशन यहाँ पर आई, यहाँ पर स्ट्राइक करी, तो यहाँ पर सिंटिलेशन, चमक प्रोड्यूस हुई। तो यहाँ पर ऑन द दिस वाज द सेटअप, दिस इज द गोल्ड फॉयल, दिस इज द
सर्कुलर ZN स्क्रीन। सर्कुलर इसीलिए रखा क्योंकि ताकि पता चले कि कहाँ कहाँ पर पार्टिकल स्ट्राइक हुए। बेसिकली कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स तो जो बैक तरफ जा रहे थे, तो एक्चुअली उन्होंने यहाँ पर भी कुछ स्क्रीन का अरेंजमेंट किया था ताकि उनको पता चले कि एक्चुअली में क्या पार्टिकल बैक साइड पे भी आ रहे हैं। तो यहाँ से उन्हें क्या ऑब्जर्वेशन मिली, व्हाट वर द ऑब्जर्वेशंस बाय रदरफोर्ड, क्या क्या उन्होंने देखा। देखिए, सबसे पहली बात उन्होंने देखा कि अप्रोक्सीमेटली 99.9% अल्फा रेज passes थ्रू गोल्ड फॉयल। पहली बात कि 99.9% जो पार्टिकल्स हैं वो गोल्ड फॉयल से पास हो जा रहे थे, ठीक है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या थी, सम ऑफ द अल्फा रेज डिफ्लेक्टेड एट वेरियस एंगल्स। कुछ ऐसे भी थे जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली पास नहीं हो रहे थे, मतलब कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे, डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे। और थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी, वेरी फ्यू कितने, दैट इज 1 आउट ऑफ 20,000, 1 आउट ऑफ 20,000 दे गेट डिफ्लेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 180 भी बोल सकते हैं आप, ये बोल सकते हैं मोर देन 90 भी बोल सकते हैं, मतलब मोर देन 90 मीन्स ऐसे भी पार्टिकल्स थे जो पीछे की तरफ आ गए या एग्जैक्टली जहां से गए वहीं पर वापस आ गए, ठीक है ना। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखी और इसके बेसिस पर बच्चे उन्होंने क्या सोचा कि अगर 99.9% अल्फा रेडिएशंस इसमें से पास हो रही हैं तो सीधी सी बात है कि एटम के अंदर बहुत सारी स्पेस जो है वो एम्प्टी हो गई, क्योंकि अगर स्पेस एम्प्टी नहीं होती मीन्स जैसा कि थॉमसन ने कहा था कि क्या ये जो नेगेटिव चार्ज है वो ऐसे स्कैटर होता है और ये जो बाकी का सारा पोर्शन है वो क्या है, पॉजिटिव पार्ट है। और क्योंकि जो अल्फा रेडिएशंस थी, अल्फा रेज, वो भी तो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन है। कैसी रेडिएशन है, पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन। अगर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन इस पॉजिटिव स्फीयर से स्ट्राइक करती तो सीधी सी बात है पॉजिटिव में रिपल्शन होता और कभी भी इतनी सारी रेडिएशंस इस गोल्ड फॉइल को पार नहीं कर सकती थी। मीन सीधी सी बात यहाँ से थॉमसन का जो मॉडल था वो गलत प्रूव हो गया था कि ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव जो पार्ट है वो पूरा का पूरा स्कैटर्ड पार्ट है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, ये जो थॉमसन का मॉडल दिया था और उन्होंने जो ये फॉइल ली थी गोल्ड फॉइल, ये फ्यू एटम्स थिक थी, फ्यू एटम्स थिक, मतलब 2-3 लेयर, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा थिक थी, बहुत थिन लेयर थी। तो इसके बेसिस पर उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन दिया, क्या कंक्लूजन दिया, ठीक है ना। लेट वी टॉक अबाउट द कंक्लूजन गिवन बाय रदरफोर्ड। कंक्लूजन गिवन बाय रदरफोर्ड। देखिए बच्चे, अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा और जो हमने 9th में भी पढ़ा था ऐसा कुछ मॉडल, कि एक्चुअली में उन्होंने ऐसा मॉडल बनाया, यहाँ पे हमने इस तरीके से बात करी थी कि ये क्या है, दिस इज द गोल्ड फॉयल, दिस इज गोल्ड फॉयल, और जो रेडिएशन जब इसमें से स्ट्राइक करी तो ही फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द रेडिएशंस दे पास थ्रू द गोल्ड फॉयल, मोस्ट ऑफ द रेडिएशन दे पास थ्रू द गोल्ड फॉयल, few they strike with the nucleus and come back। अभी न्यूक्लियस नाम नहीं दिया था, मीन्स सम ऑफ द रेडिएशन they just strike with the atom and reflected back, some of the radiation they deflected by various angles। कुछ ऐसी रेडिएशंस थी जो वेरियस एंगल से क्या कर रही थी, पीछे की तरफ जा रही थी। मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस उन्होंने ये कहा कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। फर्स्ट थिंग, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, मोस्टली जगह एटम में क्या थी, खाली, ठीक है। दूसरी, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स स्ट्राइक करके अपोजिट साइड में भी आ रहे थे, तो इन्होंने क्या कहा कि देयर इज समथिंग वेरी हार्ड
in the nucleus in the atom which is situated in the center of atom, और later on he termed the coin nucleus फॉर दिस। बाद में उन्होंने इसको क्या कह दिया, न्यूक्लियस कह दिया कि ये क्या है, दिस इज न्यूक्लियस इन द एटम। ठीक है, उन्होंने कहा कुछ हार्ड चीज़ है जो सेंटर ऑफ एटम के बीच में होती है, उसी से टकराकर रेडिएशन क्या करती हैं, 90 डिग्री से ज़्यादा के एंगल पर या फिर कुछ अलग अलग एंगल्स पर क्या करती हैं, डिफ्लेक्ट करती हैं, चली जाती हैं। ठीक है, रदरफोर्ड इज दैट। देखिए बच्चे, यहाँ पर हमने कंक्लूजन देखा कि मोस्ट ऑफ द रेडिएशन पास हो जाते हैं। इससे पहली बात पता चली कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, मोस्टली स्पेस क्या है, खाली है, तभी ये डिफ्लेक्ट बैक हो सकते हैं। ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट उन्होंने कहा कि कुछ पार्टिकल्स न्यूक्लियस से मतलब इस कुछ हैवी बॉडी थी यहाँ पर, कुछ मतलब जो डिफ्लेक्शन हुआ उससे क्या पता चला कि क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, अगर एटम में कुछ पॉजिटिवली चार्ज होगा उससे ही स्ट्राइक करके ये क्या हुए हैं, डिफ्लेक्ट हुए हैं। तो उन्होंने सेकंड पॉइंट क्या कहा कि अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स, सो देयर इज सम पॉजिटिव चार्ज विद इन द एटम, एटम के अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन क्योंकि ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये खुद बहुत हैवी हैं और ये जब ये किसी पॉजिटिव सब्सटेंस से स्ट्राइक करे तो हमने देखा 1 आउट ऑफ 20,000 मीन्स बहुत कम ऐसे पार्टिकल थे, अल्फा पार्टिकल, जो डिफ्लेक्ट होकर गए, बैक गए हैं किस पर, 180 के एंगल पर या मोर देन 90 के एंगल पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है वो बहुत बहुत छोटा है, बहुत बहुत कम है। मीन्स अल्फा पार्टिकल हैवी डिफ्लेक्टेड बैक, दिस कुड बी पॉसिबल सिर्फ कब, when they strike with some heavier body inside the atom, means यहाँ पर कोई हैवी बॉडी हो और वो हैवी बॉडी क्या हो, बहुत ज़्यादा छोटी हो। मीन्स फोर्थ पॉइंट उन्होंने कहा कि ये जो बॉडी थी दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, और लेटर ऑन उन्होंने इस बॉडी को क्या कह दिया, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। मीन्स अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड देयर इज अ स्मॉल पॉजिटिव सेंटर, हैवी सेंटर in the atom and later on this positive part is known as nucleus। और ये जो पार्ट था इसको न्यूक्लियर पार्ट कह दिया और न्यूक्लियस को छोड़ के जो भी बाकी पार्ट था दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो दिस इज सम ऑफ द कंक्लूजन ड्रॉन बाय रदरफोर्ड। ठीक है, तो अगर देखा जाए बच्चे तो रदरफोर्ड ने हमें मोस्ट प्रोबेबली किसके बारे में बता दिया था कि एक्चुअली में न्यूक्लियस कहाँ पर होता है, यानी कि प्रोटॉन्स कहाँ पर होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होते हैं। उन्होंने ये कहा कि प्रोटॉन जो होता है वो सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन्स कहीं बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। क्या कहा उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं सेंटर में क्या होता है, पॉजिटिव पार्ट मीन्स प्रोटॉन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहीं पर बाहर ऐसे रिवॉल्व कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। ठीक है, तो बच्चे अगर हम यहाँ पर बात करें, देखिए एक इम्पोर्टेंट अगर मैं बात करूँ कंक्लूजन दैट वाज ड्रॉन बाय रदरफोर्ड, लेकिन फिर भी वो उसको कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। देखिए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में अट्रैक्शन होगा और इस अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मीन्स द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। ठीक है, अगर ऐसा होगा, अगर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही एक्सपीरियंस करेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा बच्चे जब ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ क्या करेगा, कोलैप्स कर जाएगा, और जब ये कोलैप्स कर जाएगा तो जो एटम है वो तो स्टेबल हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एटम कोलैप्स हो गया। लेकिन हम तो जानते हैं कि एटम तो क्या है, दिस इज वेरी वेरी स्टेबल, एटम इज स्टेबल, एटम कोलैप्स नहीं करता, एटम खत्म नहीं होता, एटम डिस्ट्रॉय नहीं होता। मीन्स ये जो बात थी उनकी कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो क्या करता रहता है, इसके बाहर कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं, वो बात एक्चुअली में वो प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, दे रिवॉल्व अराउंड द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एटम। ठीक है, इस पॉजिटिव पार्ट की तरफ एटम। अब अगर मैं बात करूँ किस चीज़ की बात करूँ, लिमिटेशन क्या थी यहाँ पर, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। लिमिटेशन, देखिए बच्चे वैसे तो लिमिटेशन हमें थोड़ा सा आगे चल के ज़्यादा क्लियर होंगी, लेकिन यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूँगी। देखिए बच्चे सबसे पहले अगर मैं लिमिटेशन में बात करूँ, ही ऑल्सो नॉट एक्सप्लेन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ एटम।
मीन्स स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में वो बता नहीं पाए, मीन्स एटम स्टेबल है कि नहीं। और उनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एटम स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहा है इधर, तो घूमते घूमते एक थ्योरी हम पढ़ते हैं, दैट इज मैक्सवेल थ्योरी। मैक्सवेल इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी है। देखिए बच्चे, मैक्सवेल क्या कहते हैं, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर घूम रहा है, कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो वो घूमते घूमते रेडिएशन एमिट करता है। और रेडिएशन एमिट करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जब किसी भी सब्सटेंस की जो एनर्जी है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो वो सब्सटेंस घूमते घूमते फाइनली इट कोलैप्स, मीन्स न्यूक्लियस में गिर जाएगा। ठीक है, मैक्सवेल की थ्योरी सही थी। क्यों? प्रूव्ड थी। अगर मैक्सवेल की थ्योरी सही थी तो रदरफोर्ड का कंक्लूजन यहाँ पर गलत था। मीन्स ही इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी। मीन्स उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इधर कुछ सर्कुलर, उस नॉट सर्कुलर, उन्होंने कहा था कि कुछ सेंटर ऑफ न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं। अगर घूमते रहते हैं तो मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग दे रिलीज एनर्जी। अगर ये एनर्जी रिलीज करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इनकी एनर्जी खत्म होगी और ये यहाँ गिर जाएंगे, और जब ये यहाँ गिर जाएंगे तो एटम नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन ये तो सही नहीं है। मीन्स ये जो थ्योरी थी ये किसको, मैक्सवेल की थ्योरी किसको, रदरफोर्ड के मॉडल को कहीं ना कहीं फेल करती थी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ व्हाट इज मैक्सवेल थ्योरी, इट स्टेट दैट एनी चार्ज्ड पार्टिकल, चार्ज्ड और मूविंग पार्टिकल रेडिएट्स एनर्जी, रेडिएट एनर्जी। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल और मूविंग पार्टिकल होगा वो एनर्जी को रेडिएट करता रहेगा। अगर रेडिएट करता रहेगा तो उसकी एनर्जी एक टाइम ऐसा आएगा ख़त्म हो जाएगी। एनर्जी ख़त्म तो वो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस में गिर जाएगा, सेंटर ऑफ एटम में गिर जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा, एटम कोलैप्स हो जाएगा, जो कि नहीं है। ये थ्योरी तो सही थी, इसका मतलब इसकी बात गलत थी। तो अगर हम बात देखें ऐसा क्यों होता है, इसके लिए बात करते हैं। देखिए बच्चे, कोई भी जो मूविंग पार्टिकल्स होता है, अगर हम फिजिक्स की बात करें, कोई भी जो मूविंग पार्टिकल होता है उसके अंदर एक फोर्स और वर्क करता है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बोल सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करता है। मीन्स अगर मैं बात करूँ, मैंने एक पत्थर लिया, उस पत्थर को मैंने एक थ्रेड से बांधा और उसको हम घुमाते रहे। ठीक है, आप उस पत्थर को जोर से घुमाते रहिए और आप देखेंगे कि अगर आप खुद उसको घुमाना बंद कर देंगे, धीरे धीरे अगर आप अपनी एनर्जी को कम कर देंगे तो व्हाट हैपन्स, वो जो पत्थर है आपके सिर पर आकर लगेगा, मीन्स गिर जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा, मीन्स उसकी एनर्जी खत्म होते हुए वो कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो ये घूमता हुआ पार्टिकल्स है इसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, और इसी सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसको ये क्या कर देता है, बैलेंस कर देता है, और इस बैलेंस के कारण ही ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियस के अंदर गिरता नहीं है। मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज़ वाई एटम कोलैप्स नहीं करता। लेकिन ये बात रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे, उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि वाई दिस हैपन्स। सिर्फ उन्होंने ये तो कह दिया कि मीन्स अगर हमें लिमिटेशन की बात करें तो इज़ नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम की बात नहीं कर पाए। दूसरी अगर मैं बात करूँ, इट डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। तो बच्चे अगर मैं बात करूं लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, स्पेक्ट्रम क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब हम स्पेक्ट्रम डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए मैं कह रही थी कि लिमिटेशन हम बेसिकली वहीं पर करते तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि आपको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। तो आप अगर अभी लिमिटेशन के लिए थोड़ा सा रुक भी सकते हैं, क्योंकि स्पेक्ट्रम को हम जब नेक्स्ट लेक्चर करेंगे वहीं पर डिस्कस करेंगे कि स्पेक्ट्रम होता क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम होता क्या है। ठीक है ना। सिंपल सी अगर मैं बात करूँ कि कोई प्रिज्म है, अगर मैं इस प्रिज्म में से वाइट लाइट पास कर दूँ तो वो वाइट लाइट क्या करती है, 7 कलर्स में टूट जाती है, जिसको हम विबग्योर बोलते हैं।
ठीक है। इस विबिग्योर को हम एक्चुअली में स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और आगे ये एब्जॉर्प्शन और इमिशन दो टाइप का होता है, लाइन स्पेक्ट्रम होता है। तो कितने टाइप का होता है, क्या होता है, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था लाइन स्पेक्ट्रम को, दैट इज वाई रदरफोर्ड का जो मॉडल था बच्चे वो फेल हो गया था। और फिर रदरफोर्ड को ही करेक्ट करने के लिए आए थे, उन्हीं की जो उन्होंने जो लिमिटेशन छोड़ दी थी कि वो कोलैप्स क्यों नहीं करता, उसको रिमूव किया था किसने, बोहर ने। ठीक है। तो बच्चे चलो नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं हम बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम की।